हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अब तक हमने पढ़ा है कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है और ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंट हो जाने पर OLS एस्टिमेटर्स जो हमारे B0 कैप और P1 कैप निकल के आते हैं उन पे इसका क्या इफ़ेक्ट जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑटो कोरिलेशन है उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा। ये बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 मेथड्स को पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट वेदर ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट इन अ मॉडल और नॉट। द फर्स्ट मेथड इज which is known as Durbin-Watson टेस्ट। जो फर्स्ट टेस्ट है वो डर्बिन वॉटसन टेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये टेस्ट 1951 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, यूज़ किया गया था ऑटो कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो टेस्ट है ये उस टाइम स्मॉल सैंपल्स पे अप्लाई किया गया था, लेकिन आज के टाइम ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है कि टेस्ट इज़ एप्लीकेबल टू स्मॉल सैंपल्स, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट वन इज़ जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो एप्लीकेबल होता है जब सैंपल साइज़ या तो इज़ इक्वल टू 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो, यानी कि जब n हमारा इज़ इक्वल टू 30 होगा या फिर n हमारा ग्रेटर देन 30 होगा, जब हमारा सैंपल साइज ये होगा तब हमारा जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो अप्लाई होता है। और जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है उसको स्मॉल d स्टैटिस्टिक्स से यूज़ किया जाता है। स्मॉल d जो सिंबल है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है हमारे डर्बिन वॉटसन टेस्ट के लिए, या इसके लिए हम कैपिटल DW का भी यूज़ करते हैं, कैपिटल DW का स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स हैं बेटा। जब आप डर्बिन वॉटसन टेस्ट अप्लाई करते हो या आप देखते हो तो कहीं पर D लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं पर आपको DW लिखा हुआ मिलेगा, तो नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। इनका मतलब है कि D स्टैटिस्टिक्स या DW स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डर्बिन वॉटसन टेस्ट। तो अब तक मैंने बताया कि डर्बिन वॉटसन टेस्ट है सबसे पहले 1951 में यूज़ किया गया था ऑटो कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा जो ये टेस्ट है ये एप्लीकेबल होता है जब हमारा सैंपल साइज़ इधर 30 हो और ग्रेटर देन 30 हो। और जो हमारा डर्बिन वॉटसन टेस्ट है इसको स्मॉल d स्टैटिस्टिक्स या कैपिटल DW स्टैटिस्टिक्स से शो किया जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की। जो सिंबॉलिकली यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो डर्बिन वॉटसन जो टेस्ट है हमारा, यदि हम सिंबॉलिकली फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। D इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ T 2 से स्टार्ट होके N तक जाएगा ET माइनस 1 होल का स्केयर डिवाइडेड बाय, किससे हम इसको डिवाइड करेंगे, समीशन ऑफ ET स्केयर से। इट इज़ द फॉर्मूला। और यहाँ पर जो ये T है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे 2 टाइम सीरीज़ की बात हो रही है तो T 2 से स्टार्ट होके N तक जाएगा। यहाँ पे है सिर्फ ET, तो यहाँ पे T है जो वो 1 से स्टार्ट होकर N तक जाएगा। इट इज़ द फॉर्मूला विच वॉज गिवन बाय डर्बिन वॉटसन टू टेस्ट वेदर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट और नॉट। इट इज़ द फॉर्मूला। और जो ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला क्या दिखाता है, क्या है ये एक सम है। समीशन आप देख रहे हैं, ये एक सम है। किसका सम है कि जो भी डिफरेंसेस हैं, किसमें है डिफरेंसेस, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म। हमारी डिस्टर्बेंस टर्म क्या होती है, म्यू होती है बच्चों, और एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म क्या होती है, एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस जो टर्म होती है वो हमारी ई होती है।
यानी कि म्यू आई का एस्टिमेशन होता है हमारा ई आई, म्यू का एस्टिमेशन होता है हमारा ई। तो यहाँ पर जो ये दो हमारी एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म्स हैं, ये सक्सेसिव टर्म्स हैं, इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के समीशन, उस डिफरेंस के स्केयर का समीशन, ये जो आपकी इक्वेशन है ये बता रही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द सम ऑफ द स्केयर्ड डिफरेंसेस इन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म, कि जो ये आपके डिस्टर्बेंस एस्टिमेटेड डिस्टर्बेंस टर्म्स है इसके डिफरेंस के स्केयर का समीशन अपॉन में समीशन ऑफ ई टी स्केयर से इसको निकाला जाता है। इट इज़ द फॉर्मूला। और जब ये फॉर्मूला अब हमें पता है कि डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करता है, अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखिए, अब हम हाइपोथेसिस लेते हैं। अब हम हाइपोथेसिस लेते हैं और हाइपोथेसिस में जो हम नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है जिसको हम एच नोट से भी डिनोट करते हैं, वो कहती है, नल हाइपोथेसिस कहती है रो। डू यू रिमेंबर रो हमने निकाली थी, बार बार हम इसको निकाल के लेके आ रहे थे। रो क्या था, रो वॉज द, मैं बता देती हूँ, रो वॉज द कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, यही था ना रो हमने निकाला था जो रो, वो ये था कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो नल हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ऑटो कोरिलेशन का, रो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रो ज़ीरो है तो देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब हुआ देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, ऑटो को रिलेशन, कि यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रो है वो ज़ीरो के बराबर है। ये हमने नल हाइपोथेसिस अज्यूम की है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है बी, वो है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो कहती है, जिसको हम H1 से दिखा देते हैं, वो कहती है रो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि रो ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन है वो ज़ीरो नहीं है, वो कुछ और है, वो ज़ीरो नहीं है। तो जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन, देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन इन आवर मॉडल। तो अब तक हमने डी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लिखा है और हमने हाइपोथेसिस अज्यूम की है। अब ये कहता है बच्चों कि जो ऑटो कोरिलेशन, यदि आपको पता है ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये जो है डर्बिन वॉटसन बोलते हैं कि जब ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव है तो सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म विल बी क्लोजर, इंडिकेटिंग द न्यूमरेटर ऑफ डी स्टैटिस्टिक्स टू बी स्मॉल। ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि जब यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव है तो ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि ई टी और ई टी माइनस वन ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, इन दोनों में डिफरेंस यदि कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो न्यूमिनेटर है ये भी कम होगा। जब ई टी और ई टी माइनस वन एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो जो डिफरेंस है ई टी और ई टी माइनस वन का वो भी बहुत कम होगा, और जब वो बहुत कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो डी है, क्योंकि न्यूमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इन दोनों का जब डिफरेंस कम हुआ ये ठीक है। तो ओवरऑल जो ये हमारा जो मेथड है, ओवरऑल जो वैल्यू है डी की वो स्मॉल आ जाएगी। ध्यान से सुनो फिर से, ये कहता है कि यदि ई टी और ई टी माइनस वन एक दूसरे के क्लोज हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो गई। न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली डी की वैल्यू भी स्मॉल हो गई। और ऑन द अदर हैंड यदि ऑटो कोरिलेशन नेगेटिव है, ऑटो कोरिलेशन यदि इन दोनों में नेगेटिव है, तो इन दोनों में ऑटो कोरिलेशन नेगेटिव है तो इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो न्यूमिनेटर आपका बड़ा हो गया, और न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल डी की वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है इस डिस्कशन से, इससे निकलना है कि डी है जो डी स्टैटिस्टिक्स है वो स्मॉल होगा जब
पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और डी स्टैटिस्टिक्स आपका वाइडर होगा कब, जब नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, किस में है ये कोरिलेशन, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड, जो हमारी ये एस्टिमेटेड एरर टर्म है, एस्टिमेटेड एरर टर्म। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे डी स्टैटिस्टिक्स वाइडर व्हेन नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट इन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड एरर टर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम बात करेंगे, अब आपने जो ये मेथड लिया है, जो आपने फॉर्मूला लिया है, उस फॉर्मूले को यदि मैं दोबारा से यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ शो करना चाह रही हूँ, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिया है कि D इज़ इक्वल टू, जो हमारा D है वो किसके बराबर है, क्या फॉर्मूला लिया है हमने, समीशन ऑफ T टेंड टू 2 से n तक ये जाएगा ET माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ T टेंड टू 1 n तक जाएगा और ET का स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ पर ये ध्यान रखो, यदि मैं इसको ओपन करती हूँ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन ऑफ ET का स्क्वायर, n T ऐसे ही रहेगा 2 से n तक जाएगा, प्लस समीशन ऑफ T ऐसे ही रहेगा 2 से n तक जाएगा। मैं इसको ओपन कर रही हूँ बच्चों, इसलिए ये इक्वेशन आ गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये हो गया समीशन ऑफ, फिर यहाँ पे आ गया ET माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारा ET, b क्या है हमारा ET माइनस 1 और समीशन भी है साथ में। तो समीशन T 2 से शुरू होके n तक जाएगा ET और ET माइनस 1, और अपोन में हम एज इट इज़ यही रखेंगे समीशन ET का स्क्वायर और T है जो 1 से शुरू होकर यहाँ पर n तक जाएगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, मैंने बोला है दिस टेस्ट इज़ एप्लीकेबल when n is equal to 0 और n is greater than n is equal to 30 और n is greater than 30। तो जो ये टेस्ट है बहुत लार्ज सैंपल के लिए, फॉर द वेरी लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल का मतलब हो गया कि धीरे धीरे हम पॉपुलेशन के ही तरफ बढ़ रहे हैं, जितना सैंपल लार्ज रखोगे आप उतना आपकी सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन की वैल्यू में डिफरेंसेस आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो बहुत सारे जो लार्ज सैंपल्स होंगे, लार्ज सैंपल्स की हालत में क्या हो जाएगा कि जो आपका ET है ना वो ET माइनस 1 के बहुत क्लोज आएगा, कि जो वैल्यूज़ हैं इनकी सक्सेसिव वैल्यूज़ उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। वेरी लार्ज सैंपल्स में क्या होगा कि जब आपका n है, n इन्फिनाइट तक जाएगा, आपका n यदि इन्फिनाइट तक जाएगा तो हम देखेंगे कि जो सक्सेसिव वैल्यूज़ है वो एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं मिलेंगी। तो जो ET है और ET माइनस 1 है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समीशन ऑफ जो ET है आपका ET स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, T टेंड टू n तक जाएगा और समीशन ऑफ ET माइनस 1 का स्क्वायर T 2 से n तक जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय हम या इसकी जगह पे ET माइनस 2 की जगह पे, क्योंकि ये क्या हो गया इसके बराबर आ गया, तो इसकी जगह पे ET स्क्वायर की जगह पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लिख के देखते हैं, देखो समीशन ऑफ T टेंड टू 2n, अब मैं ET स्क्वायर की जगह पे ये लिखूंगी ET माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो गया हमारा ET माइनस 1 का स्क्वायर
और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, इसको एज इट इज़ रखूँगी 2n(et)-1 का स्केयर। ये दोनों चीज़ एक जैसी हो गई, बाकी इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी 2 समेशन ऑफ t 2 तक जाएगा, ऊपर n तक रहेगा, et(et)-1 अपॉन में समेशन ऑफ t कहाँ से टेंड कर रहा है, यहाँ 1 से कर रहा है, ऊपर n और et का स्केयर। अब मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, बिल्कुल जोड़ना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 समेशन ऑफ, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, t 2 से जाके n तक करेगा, et-1 का स्केयर, माइनस क्या है बच्चे 2 सेम रहेगा, t 2 से शुरू होके n तक जाएगा, et-1 अपॉन में हमारे ये है ही क्या है, अपॉन में समेशन ऑफ et का स्केयर, और ये हमारा 1 से n तक रहता है। अब ये देखो हमने यहाँ कहा कि et का स्केयर और इसका एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, हमने ये चीज़ यहाँ पे बताई। तो अब मैं ये ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि लार्ज सैंपल की बात है, तो इस et की जगह पे et स्केयर की जगह पे ये सेम चीज़ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे जब ये सेम चीज़ लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब t-1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली t कहाँ से शुरू हो जाएगा 2 से, क्योंकि सक्सेसिव वैल्यू पिछली वैल्यू पे डिपेंड हो गया। et होता तो 1 आता, et होता तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपको समझ आ गया था, अपॉन में मैंने ये है इसकी जगह पे et स्केयर की जगह पे, क्योंकि et स्केयर की वैल्यू हमने ये निकाल ली है तो मैंने ये वैल्यू रख दी। तो जब हमने ये वैल्यू रखी है, क्योंकि t-1 है, तो नीचे वाला t भी अब आपका कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और ऊपर रहेगा n। अब ये वाली जो चीज़ है और ये चीज़ सेम है, तो ये इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, लेकिन इसके नीचे ये सेम रहेगी। अब मैं इसको यदि ओपन करके लिखती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना बच्चों, 2n et स्केयर n अपॉन, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा t2n et-1 का स्केयर, ठीक है, और साथ में माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी, समेशन ऑफ t स्केयर 2 से शुरू होके n तक जाएगा, et-1 अपॉन में सेम चीज़, क्योंकि ये इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है, समेशन t 2 से शुरू होके n तक जा रहा है, और यहाँ पे हो गया आपका et-1 का स्केयर। अब ये तो यहाँ से रिड्यूस हो गया, बच गया ये, तो 2 रह गया यहाँ पे, 2 माइनस, अब ये देखो जो ये वाली चीज़ है, क्या ये वही चीज़ है जो आप शुरू में एज्यूम करके गए थे, बिल्कुल वही है, यही चीज़ है ना बच्चों, ये et स्केयर है, et स्केयर को ही हमने यहाँ पे क्या लिया है, et स्केयर को हमने माना है कि et स्केयर है ये इसके बराबर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये रखा है, बट है तो दोनों सेम ना, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई, हमारी रो के बराबर आ गई, तो ये हमारा d निकल कर आ गया। अब यहाँ से अब हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन रो आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिए, देखो बच्चों, नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड हेयर, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने अपने इस फॉर्मूला को अलग से लिख दिया, ये भी इसके अपॉन में है और ये भी इसके अपॉन में है। जब मैंने इसको अलग से लिखा है तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ दिस वन, d इज इक्वल टू दिस। एक सेकेंड,
सॉरी बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ा चार्जिंग कम थी फ़ोन पे, तो मैंने फ़ोन को ही चार्ज पे लगाया। तो हम क्या कर रहे थे, हमने देखा था कि जो डी है हमारा वो अब निकल के आ गया था 2 1 माइनस रो। और ये रो क्या है, रो आपको पता ही है, रो का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ये आपकी रो है। अब यहाँ से आप देखिए बच्चे, यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, यदि आपका रो 0 है तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। यदि आपका रो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या +1 होगा या -1 होगा। यदि आपका रो -1 है, यदि आपका जो रो है वो -1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और यदि आपका जो रो है वो +1 है, यानी जो ऑटो कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो +1 है, तो जो डी की वैल्यू है वो हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये यहाँ पर रहेगा 1। तो यहाँ पर आपकी जो डी की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी बच्चों, 0 निकल के आएगी। -1 से 1 गया 0, तो ये आपकी क्या होगी, 0 हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, डी की वैल्यू या तो 2 निकल के आती है। जब 2 निकल के आती है तो उसका मतलब क्या है, 2 तब निकल के आती है जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है, यानी कि जब ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा, नो ऑटो कोरिलेशन, जब ऑटो कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, जब ऑटो कोरिलेशन नहीं है यानी कि रो की वैल्यू यदि 0 है तो आपके डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपके टेस्ट की वैल्यू 2 निकल के आएगी। और यदि ऑटो कोरिलेशन है जो वो परफेक्टली नेगेटिव है, -1 है, तो मैंने यहाँ -1 रख दिया, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ रो की, चाहे वो 0 है, चाहे वो -1 है, चाहे वो +1 है। तो हमारे डी की वैल्यू निकल के आ गई 4। इसका मतलब है कि भी जब जितना ज़्यादा नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारी डी की वैल्यू 4 की तरफ जाएगी। और जब बिल्कुल 4 हो जाएगी तो उसका मतलब होगा कि पूरी तरह से नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। और यदि हमारे डी की वैल्यू 0 निकल के आती है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में प्रेजेंट है। इस तरह से आप क्या पता कर सकते हैं कि जो डी की वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज से आपको पता चल जाएगा कि वेदर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट और वेदर इट इज़ पॉजिटिवली प्रेजेंट और नेगेटिवली प्रेजेंट। इस तरह से जो आपका डर्बिन-वॉटसन टेस्ट है ये क्लियर कर देता है कि हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है या नहीं। लेकिन इसके साथ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कहते हैं कि जो डी स्टैटिस्टिक्स है इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालना कि ये 0 होगा, 2 होगा या 4 होगा, ये इतना सिंपल नहीं है। मतलब ये या तो 0 हो सकता है, 0 2 के बीच में हो सकता है, 2 4 के बीच में हो सकता है। तो एक रेंज होती है जिसके बीच में डी की वैल्यू आपकी आएगी। तो डर्बिन-वॉटसन टेस्ट में क्या किया गया है कि डर्बिन-वॉटसन ने कुछ रेंज बताई है। द एग्जैक्ट वैल्यू है जो डी स्टैटिस्टिक्स की उसको वो नहीं निकल के आती है, आसपास वैल्यू निकल के आती हैं एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय। इसलिए डर्बिन-वॉटसन टेस्ट को एक रेंज है डी वैल्यूज़ की, उसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं बच्चों, उन्होंने वो कैसे डिफ़ाइन किया है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम, ध्यान से समझना ईजी है। यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपका यहाँ पे आपका जो डी है वो लिया गया है और यहाँ पे डी की रेंज दिखाई गई है। ठीक है, अब ये देखिए ये है एक रेंज, इसको नाम दिया है इसने डी एल का, लोअर लिमिट ऑफ डी वैल्यूज़। और इसके साथ एक ये रेंज है, इसको नाम दिया है इसने 4 - डी एल का। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा है एक रेंज ये है, इसने इसको नाम दिया है डी यू का, अपर लिमिट ऑफ डी वैल्यूज़। और इसके कोरस्पोंडेंस यहाँ पे एक है जिसको नाम दिया इसने 4 - डी यू का।
ठीक है। और बीच में जो भी है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, ये है लिमिट्स। इधर की यदि हम बात करें, इस एल से इधर की बात करें तो यहाँ पर है क्रिटिकल रीजन फॉर पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन का एरिया है। और यदि एल से इधर की हम और एल से इधर की राइट साइड की बात करें तो ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन का एरिया है। ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन का एरिया है। ठीक है। अब इसके थ्रू आप देखेंगे बच्चों, यदि आपका यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जो डी एल है आपकी, डी एल आपकी लोअर लिमिट है। किसकी? लोअर लिमिट ऑफ डी स्टैटिस्टिक्स। और डी यू है आपकी, ये आपकी अपर लिमिट ऑफ डी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद अब आप कंक्लूजन पे चलेंगे सीधा। आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज कंक्लूजन लिखना है आंसर में भी। इफ डी इज, यदि आपका जो डी है वो इज लेस, वो लेस है किससे? देन डी एल। डी एल मतलब कि लोअर लिमिट। यदि आपका डी डी एल से तो लेस है, बट और या तो डी एल से लेस है या फिर ग्रेटर है। किससे? किससे ग्रेटर है? 4 माइनस डी एल से। 4 माइनस डी एल से, यानी कि आपकी जो डी की वैल्यू है या तो डी एल से लेस आती है या फिर 4 माइनस डी एल से ज़्यादा आती है, यानी कि ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया। यदि आपकी डी की वैल्यू ऐसे होती है तो हम जो अपनी नल हाइपोथेसिस है उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ? यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी जो नल हाइपोथेसिस है आपकी वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि यदि डी आपका लाई करता है किसके बीच में? बिटवीन डी यू मतलब ये वाला डी यू एंड 4 माइनस डी यू के, एंड 4 माइनस डी यू। यदि ऐसा है, यदि इसके बीच में लाई करता है आपका डी का स्टैटिस्टिक्स, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो ये एरिया है बच्चों, ये एरिया, इसमें नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस हमने क्या ली थी कि देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, यानी कि इस एरिया में नो ऑटो कोरिलेशन, इस एरिया में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है। इस एरिया में ऑटो कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो रही है, तो कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। तीसरा है जो कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन कहता है यदि आपकी वैल्यू यहाँ पे बीच में है, जब भी यदि आपकी डी वैल्यू है जो वो लाई करती है बिटवीन किसके? बिटवीन डी एल एंड डी यू और 4 माइनस डी एल एंड 4 माइनस डी यू। तो ये वाला जो एरिया है, दिस वन, ये वाला जो एरिया है जब हमारी वैल्यू बीच में लाई करती है, ये वाला जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को इन्होंने बोला है यदि डी की वैल्यू इस एरिया के बीच में आती है तो आप कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकोगे। तो आपका जो डी टेस्ट है जो ऐसे आती है, तो आपका जो डी टेस्ट है वो इनकन्क्लूसिव हो जाएगा, इनकन्क्लूसिव हो जाएगा, यानी कि वो नहीं बता पाएगा कि आपके यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। गॉट इट? तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी इस मेथड की, बहुत इजी है, समझ आ चुकी होगी, आप इसको देख लेना। अब आती है बात लिमिटेशंस की, कि आपने जो ये बात की है इस मॉडल की, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है बच्चों, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि डी टेस्ट इनकन्क्लूसिव, कि ये एक रेंज तक तो बताता है, एक रेंज तक बताता है कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, एक रेंज तक बताता है, डिफाइंड रेंज तक बता देता है। लेकिन जैसे ये एरिया है जो 4 माइनस डी एल एंड 4 माइनस डी यू और डी एल एंड डी यू के बीच का जो एरिया है
उसमें ये आपको नहीं बता पाता कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। इस रेंज में ये आपका ऑटो कोरिलेशन का ये मेथड फेल हो जाता है। दूसरा क्या कहता है कि जो ये आपका मेथड है ये जो वन टाइम लैग वैल्यू तक ही अप्लाई होता है। यदि वन टाइम लैग वैल्यू हो, यानी कि आपका मॉडल यदि ऐसा है वाई टी इज इक्वल टू बी नोट बी वन एक्स टी प्लस यू टी, तो ये अप्लाई होगा। और आपका मॉडल यदि ऐसा है वी टी माइनस वन बी नोट बी वन एक्स टी माइनस वन प्लस यू टी, तो भी ये अप्लाई होगा। लेकिन यदि ये फर्स्ट ऑर्डर का लैग रहे, फर्स्ट ऑर्डर का लैग रहे, तब तक तो ये अप्लाई होगा। यदि आपका मॉडल ऐसा हो जाए वी टी माइनस वन इज इक्वल टू या वी टी इज इक्वल टू बी नोट बी वन एक्स टी माइनस वन, फिर हो जाए प्लस बी टू एक्स टी माइनस टू, फिर हो जाए प्लस बी थ्री एक्स टी माइनस थ्री प्लस यू टी। यदि ये लैग्स एक्सपेंड होते चले जाएं, फिर ये आपका जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डर्बिन वॉटसन टेस्ट वन टाइम लैग वैल्यूज़ तक तो एक्सेप्टेबल होगा, यदि वन टाइम से ज़्यादा लैग वैल्यूज़ आ जाएंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी बात जो है कि जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट है वो लीनियर रिग्रेशन, ये तो हम कर ही चुके हैं, लीनियर रिग्रेशन यानी वन लैग वैल्यू तक एप्लीकेबल होगा। और तीसरा ये है कि बच्चों यदि हायर ऑर्डर का ऑटो कोरिलेशन आपको निकालना है, इसी में लिख देते हैं। तीसरी जो लिमिटेशन है वो है कि जहाँ पर हायर लेवल का ऑटो कोरिलेशन पाया जाता है, हायर लेवल ऑटो कोरिलेशन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी आपका डर्बिन वॉटसन जो टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो ये तीन लिमिटेशन है कि एक रेंज तक ये इनकन्क्लूसिव रहता है। दूसरा, ये वन टाइम लैग वैल्यूज़ पे तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि लैग वैल्यूज़ आपके मॉडल में प्रेजेंट होती हैं तो ये वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। और तीसरी लिमिटेशन कही है कि हायर लेवल का यदि ऑटो कोरिलेशन है तो वहाँ पे भी ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा, एग्ज़ाम में आपको पक्का मिलेगा और बहुत ईजी भी है और हमने बहुत तरीके से कर भी लिया है। मैं इसकी पिक भी आपको भेज दूंगी, बाकी आप अपनी बुक से देखना चाहे तो अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ये ग्राफ आपकी बुक में बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है, तो आप इस मॉडल को रेडी रखें।